हेलो। आज हम बात करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड मैथमेटिकल डेरिवेशन बता रहे थे, जिसमें कि एटम्स के रेडियस और वेलोसिटी, एटम का रेडियस के लिए फार्मूला और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर चुके थे। उसी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का भी चर्चा कर चुके थे। पिछले वीडियो में हमने एक वैल्यू में मतलब रिजबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जिसको आप लोग देख लेंगे पुनः। ये रिजबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता। बाय मिस्टेक हमने पर से यानी 7 पावर माइनस ये 10 पावर माइनस 7 कह दिया था। तो देखो ये रिजबर्ग कांस्टेंट है, तो R इक्वल टू ये वैल्यू कितना होगा, तो 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है ये कितना होता था, तो -RCH/n का स्क्वायर, RCH/n का स्क्वायर। R क्या है, R का वैल्यू क्या है ये हम बता चुके हैं। R रिजबर्ग कांस्टेंट था जिसका वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर है। C स्पीड ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और H प्लांक नियतांक है, इसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो एनर्जी का इन सब का वैल्यू रखेंगे, तो इन सब का वैल्यू रखने पर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर आएगा। ये n स्क्वायर ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इतना ही आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर। तो अब इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के ये हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल का ये फार्मूला आया। तो इसी में फॉर फर्स्ट एटम की बात करेंगे। तो फॉर फर्स्ट एटम ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n का वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 का स्क्वायर। तो एनर्जी जो है ये E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E1। इसी तरीके से फॉर सेकेंड ऑर्बिट की अगर हम बात करें, फॉर सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो n का वैल्यू 2 लिखाएगा, जिसमें E2 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 का स्क्वायर। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 4, तो ये कितना आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे। फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी लेवल क्या होगा, तो E3 इक्वल टू ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 3 का स्क्वायर, तो ये 9, तो 3 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 9, तो यह आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे। फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए यानी चौथे कक्षा के लिए अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, E4, तो E4 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 4 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 16, तो यह आ जाएगा -16 से और 28 2 6 2 8 16 85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान ले फिफ्थ ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करें, पाँचवें ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल क्या होगा, तो इसको लिखेंगे E5 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 25, तो यह आ जाएगा
कितना बार में लगेगा ये, तो 25 25 सवा सौ, 25 25 सवा सौ 11, तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेंगे फिफ्थ ऑर्बिट। इसी तरीके से इन्फिनाइट ऑर्बिट के लिए करेंगे। फॉर इन्फिनाइट ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो ई इन्फिनिटी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये ई इन्फिनाइट क्या आ जाएगा, 0। तो इन्फिनाइट ऑर्बिट में जो एनर्जी का लेवल आएगा वो 0 आएगा। ये हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल ये इतना था। तो इसी में किसी दूसरे ऑर्बिट के लिए जाता था -RCH Z²/n² करके आता था। किसी Z का जो वैल्यू होता था वो एटॉमिक नंबर ऑफ अदर एटम्स हो सकता था। जैसे हम लोग बोर्ड्स का जो पोस्टुलेट्स अप्लाई करते हैं या जो ये कैलकुलेशन है सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए ही लागू होता है, सबके लिए ये लागू होगा नहीं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन के जैसा जो एटम है उसके लिए लागू होगा। जैसे लिथियम ++ Li++ और हीलियम प्लस के लिए ये वैल्यू और ये सब कैलकुलेशन लागू हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन H एटम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ से रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट्स में जंप करता है तो जंप करने के बाद ये एनर्जी कितना ट्रांसफ़र इन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी गैप के बराबर फोटोन के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, इन सब का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं। तो बोर्ड्स का एक पोस्टुलेट्स है, जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर फोटोन के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hν। तो hν एनर्जी डिफरेंस के बराबर, तो मान लो इनिशियल एनर्जी लेवल EI है और फाइनली EF है, तो EI - EF करेंगे तो hν एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो एनर्जी गैप के बराबर फोटोन के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। तो E इक्वल टू कितना होगा, -RCH/n²। तो इनिशियल किसी ऑर्बिट में रहा होगा तो Ni इक्वल टू ये EI। इसी तरीके से फाइनल ऑर्बिट का अगर एनर्जी देखें तो RCH/ये NF का स्क्वायर हो जाएगा। ये hν, ये H प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। ये एनर्जी गैप के बराबर फोटोन के रूप में एनर्जी रिलीज होता है जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ये -RCH/Ni का स्क्वायर, ये -RCH/NF का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -RCH/Ni का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो RCH/NF का स्क्वायर। ये फाइनल ऑर्बिट है और ये इनिशियल ऑर्बिट है। तो ये hν इक्वल टू अगर लिखें तो RCH कॉमन लेने, ये हो जाएगा NF का स्क्वायर -1/Ni का स्क्वायर। ये H से H कैंसिल हो जाएगा तो ये न्यू इक्वल टू बचेगा RC/1/NF का स्क्वायर -1/Ni का स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन है। ये वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता हो। अच्छा, C इक्वल टू ये न्यू लेमडा, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/λ। तो ये फ्रीक्वेंसी है जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। इसी में अगर वेवलेंथ की बात हो तो C इक्वल टू न्यू लेमडा या न्यू इक्वल टू C/λ लिख सकते हैं। तो न्यू को हम C/λ जैसे ही लिखेंगे तो RC इक्वल टू 1/NF का स्क्वायर -1/Ni का स्क्वायर। तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा।
जो 1/λ ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जो होता है ये 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जो है ये वेव नंबर कहलाता। क्या कहलाता? वेव नंबर। यहाँ से अगर हम वेव नंबर निकालना चाहें तो वेव नंबर इक्वल टू r, और ये 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो चलिए ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है। इसी में जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वगैरह जंप करता है तो कितना फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा, उसके लिए हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे और कैलकुलेशन कर भी देते हैं। इससे रिलेटेड सवाल आता है, कोई और बोलेगा कि फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो बताओ वेवलेंथ क्या होगा, फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा, या वेव नंबर क्या होगा, या फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं और उसी एनर्जी लेवल डायग्राम से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कराते जाएंगे और उसके फोटोन का फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा, रेंज निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा फ्रीक्वेंसी का और मिनिमम क्या हो सकता है। हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H एटम दिखाएंगे, यानी हाइड्रोजन एटम का ऊर्जा स्तर। तो हम यहाँ जो है ये n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट दिखाते हैं। ये n इक्वल टू ये फर्स्ट, यानी ये n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये प्रथम कक्षा है, और ये एनर्जी n इक्वल टू 2 ये द्वितीय कक्षा है, और ये n इक्वल टू 3 ये तृतीय कक्षा है। तो ये मान लेते हैं कि इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम था कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना था, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से ये N4 कितना था, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से ये एनर्जी लेवल और घटता चला जाता था दो ऑर्बिट के बीच में। ये n इक्वल टू 5 ऑर्बिट, तो ये -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डॉट डॉट करके अगर आएंगे तो डॉट डॉट करके आएंगे तो ये इन्फिनाइट ऑर्बिट होगा, तो n इक्वल टू ये इन्फिनिटी। तो इन्फिनाइट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा होगा तो इलेक्ट्रॉन का, इन्फिनाइट ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूदा हो, या फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा हो, या फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा हो, या थर्ड, कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूद के आ रहा है तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी, वो लाइमन सीरीज होगा। ये इसको हम लोग लाइमन श्रेणी कहेंगे। सेकेंड ऑर्बिट में जब कभी भी कूद के आएगा, तो सेकेंड ऑर्बिट में जब कभी कूद के आएगा तो लाइमन के बाद ये बामर, ये क्या आएगा, बामर, और ये पास्चन, ये लाइमन बामर, ये क्या हो जाएगा, पास्चन। और इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, पास्चन के बाद क्या होगा, ब्रैकेट। और फिफ्थ ऑर्बिट में जहाँ कहीं से भी कूद के आया हो इसको हम लोग फुंड कहेंगे, फुंड श्रेणी कहेंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या होगा, इनिशियली मान लो इन्फिनाइट ऑर्बिट में रहा हो और फाइनली किस ऑर्बिट में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। ये लाइमन श्रेणी के लिए हम कैलकुलेशन करना चाहें, जब माने कि लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन सीरीज के लिए जब माने कि ये इनिशियली इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट ऑर्बिट में था और फर्स्ट ऑर्बिट में कूद गया, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, तो न्यू इक्वल टू ये RC 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, कुछ इस तरीके का था। तो फाइनली ये किस ऑर्बिट में आया, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आया। तो फर्स्ट ऑर्बिट NF इक्वल टू 1 इन्फिनाइट का स्क्वायर, तो इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट ही हो जाएगा, तो 1/इन्फिनाइट 0। तो ये न्यू कितना होगा, तो RC। चूँकि यहाँ एनर्जी का गैप सबसे अधिक है तो फ्रीक्वेंसी भी ये सबसे अधिक होगा, तो ये न्यू मैक्सिमम लिख सकते हैं। मतलब लाइमन श्रेणी का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा यही होगा। ये कितना, तो RC। R कितना तो था, तो रिजर्व कांस्टेंट। C क्या, तो प्लांक, C क्या, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। R क्या, तो रिजर्व कांस्टेंट 1.097 × 10⁷ पर मीटर। चूँकि C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता, न्यू अगर मैक्सिमम हो गया तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। तो लैम्डा
मिनिमम इक्वल टू अगर हम देखना चाहें तो सी बटे न्यू मैक्सिमम लिख सकते हैं ये, या न्यू मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यू मैक्सिमम अगर निकालना चाहें, न्यू मैक्सिमम, तो न्यू मैक्सिमम इक्वल टू सी बटे लैम्डा मिनिमम, सी बटे लैम्डा मिनिमम, सी बटे लैम्डा मिनिमम जैसे ही निकालेंगे तो ये आर सी, तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 बटे लैम्डा मिनिमम, 1 बटे लैम्डा मिनिमम इक्वल टू आर, तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 1 बटे आर, ये मिनिमम वेवलेंथ होगा। इसी में अगर लाइमन श्रेणी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो इनिशियली मान लेते हैं, अच्छा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से अगर कूदाओ तो इनिशियली मान लो सेकेंड ऑर्बिट में था और फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में कूद गया, तो चूँकि एनर्जी गैप यहाँ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगा, तो न्यू मिनिमम इज इक्वल टू लिखेंगे आर सी 1 बटे एन एफ का स्क्वायर, तो एन एफ कितना है, तो सेकेंड का स्क्वायर माइनस ये, अच्छा इनिशियली जो था वो 2 में था और फाइनली जो है फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये न्यू मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर सी, ये 1 माइनस 1/4, तो ये न्यू मिनिमम इज इक्वल टू 3/4 आर सी, 3/4 आर सी, ये न्यू मिनिमम है। इसी में अगर सी इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखना चाहें तो न्यू इक्वल टू सी बटे लैम्डा, ये न्यू मिनिमम है, तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो न्यू, चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स होता है, एक वैल्यू कमेगा तो दूसरा वैल्यू अधिक होगा, तो सी बटे लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 आर सी, तो यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा 4/3 आर, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ये लाइमन श्रेणी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम निकाल लिए। अगर इसी में सिर्फ वेव नंबर कहता तो वेव बटे लैम्डा का ही वैल्यू वेव नंबर कहलाता है, यहाँ 1 बटे लैम्डा ही छोड़ देंगे तो वेव नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से बामर पासन कुछ नहीं, बामर के लिए अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से कूदेगा तो एनर्जी का अंतराल कम है, यानी ऊर्जा का अंतराल कम है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम आएगा, और सबसे दूर वाले से कूद के आएगा तो एनर्जी का अंतराल सबसे अधिक है, तो फ्रीक्वेंसी का भी अंतराल सबसे अधिक होगा। जहाँ फ्रीक्वेंसी का रेंज सबसे कम आया वहाँ वेवलेंथ सबसे अधिक आएगा, जहाँ फ्रीक्वेंसी का रेंज सबसे अधिक आया वहाँ लैम्डा यानी वेवलेंथ सबसे कम आएगा। उसी तरीके से पासन श्रेणी के लिए भी अगर देखें तो पासन श्रेणी के लिए अगर जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कूदा होगा तो 4 से थर्ड में कूदा होगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगा, और दूर वाले ऑर्बिट से कूदेगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगा। चूँकि एनर्जी बढ़ेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन है, तो जहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वहाँ वेवलेंथ मिनिमम आएगा। उसी तरीके से ब्रैकेट के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जब 5th से 4th में कूदा होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगा, जब इन्फिनाइट से 4th में कूदा होगा। उसी तरीके से हम 6th से जब 5th में कूदेगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फुंड सीरीज होगा, और इन्फिनाइट से 5th में जब कूदेगा तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फुंड सीरीज होगा। तो हम एक और बामर सीरीज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम निकाल देते हैं। जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से कूदेगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इन्फिनाइट वाले ऑर्बिट से कूदा हो, चूँकि यहाँ इन्फिनाइट वाले ऑर्बिट से कूदने पर ऊर्जा का अंतराल अधिक होता है, दोनों की एनर्जी का अंतर अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगा। तो बामर सीरीज की अगर हम बात करें फॉर बामर सीरीज तो इसमें जो इनिशियली है ये इन्फिनाइट से आया होगा और फाइनली जो है ये सेकेंड ऑर्बिट में आएगा। तो बामर सीरीज में हमेशा फाइनली सेकेंड ऑर्बिट में ही आएगा। तो इसका अगर हम देखना चाहें कि एनर्जी का रेंज क्या होगा, या तो न्यू इज इक्वल टू आर सी, ये 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके का है। तो ये न्यू इक्वल टू ये आर सी 1/NF, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये कितना, तो न्यू मैक्सिमम, ये चूँकि इन्फिनाइट वाले ऑर्बिट से कूद रहा है बामर श्रेणी में, तो इन्फिनाइट वाले ऑर्बिट से कूद रहा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप है, तो ये भी मैक्सिमम आएगा। ये भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगा। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने का मतलब आर सी, ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 0,
तो ये न्यू मैक्सिमम इक्वल टू बचेगा ये RC/4। तो इसी में न्यू मैक्सिमम इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो न्यू मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा C/λ मिनिमम, C/λ मिनिमम। तो ये C/λ मिनिमम अगर हम करें तो ये RC/4, तो C से C कैंसिल, तो 1/λ मिनिमम, तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू ये R/4। तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/R। तो ये लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/R। इस तरीके से ये बामर सीरीज़ का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसमें कई बार इस तरीके के सवाल पूछेगा। एक इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में कूदा, तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या ऊर्जा का अंतराल क्या होगा, या जो फोटोन रिलीज होगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फोटोन के बराबर ऊर्जा, फोटोन के रूप में ऊर्जा रिलीज होता है, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या वेवलेंथ क्या होगा, इस तरीके का सवाल आ सकता है, या वेव नंबर कितना होगा, इस तरीके का सवाल आ सकता है। अच्छा, बामर सीरीज़ का ये क्या है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से कूदा हुआ, जहाँ भी बगल वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी ऊर्जा का अंतराल कम है, फ्रीक्वेंसी कम आएगा। दूर वाले ऑर्बिट से कूदेगा तो ऊर्जा का अंतराल अधिक है, और ऊर्जा का अंतराल अधिक होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी अधिक आएगा। 2 मिनट रुको। तो ये न्यू मिनिमम अगर हम देखना चाहें तो चूँकि बगल वाले ऑर्बिट्स कूदा है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, तो ये कितना आएगा RC इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये न्यू मिनिमम इज इक्वल टू ये RC/1/9 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा न्यू मिनिमम इक्वल टू, सॉरी ये फाइनल ऑर्बिट 2 था और ये इनिशियल ऑर्बिट जो था ये 3 था, तो 1/4 माइनस 1/9। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये 9 - 4 मतलब 5/36 RC आ जाएगा। तो 5/36 RC, इसमें अगर हम सीधा लैम्डा मैक्सिमम की अगर हम बात कर लें तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू 36/5R आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है यहाँ C न्यू इक्वल टू C/λ लिख सकते थे, तो न्यू मिनिमम तो C/λ मैक्सिमम, तो C से C कैंसिल आ जाएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू पलट के आ जाएगा 36/5R। इसी तरीके से पासन, ब्रैकेट और फुंड के लिए भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये फोटोन के रूप में रिलीज करता है। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है। इसी फ्रीक्वेंसी से निकालने से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी निकल जाएगा, और वेवलेंथ के निकालने से वेव नंबर भी आ जाता है। तो इस तरीके का सवाल अब आप लोग से बन जाना चाहिए। आप लोग लाइमन और बामर के लिए बता दिया गया, पासन, ब्रैकेट और फुंड के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो उसके लिए फोटोन की मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप लोग निकाल करके रखेंगे। एक चीज़ और हम बता दें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है। और ये बामर सीरीज़ का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है ये विजिबल रेंज में पड़ता है, और ये तीनों जो है इंफ्रारेड रे में पड़ता है, इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है। तो ये नियर इंफ्रारेड होता, ये इंफ्रारेड होता, और ये फार इंफ्रारेड होता। ये लास्ट का तीनों इंफ्रारेड, ये नियर इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड, ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में पड़ता और ये विजिबल रेंज में पड़ता है। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अगले दिन हम न्यूक्लियाई से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अभी जो हम बता रहे हैं थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं बता रहे, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताते हुए निकल रहे हैं। तो अगले दिन हम न्यूक्लियाई से रिलेटेड सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता देंगे। धन्यवाद।